students, lovely morning all of you। आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक जो है उसी करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट बचा हुआ था, कौन सा हीटिंग इफेक्ट पढ़ाए थे, याद होगा। और हमने कहा था कि हीटिंग इफेक्ट के अलावा और सारे इफेक्ट्स हैं, जिस इफेक्ट के बारे में हमने चर्चा भी किया था आपसे। वो क्या था? वो था केमिकल इफेक्ट के बारे में। तो जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअली उसमें सिलेबस क्या है, बोर्ड का क्या सिलेबस है, नीट का क्या सिलेबस है, उन दोनों को हम देख लेते हैं, फिर हम आगे क्या करते हैं। आज क्योंकि ये केमिकल जो एस्पेक्ट्स है, जो पहलू है केमिकल इफेक्ट वाला, इसमें कुछ टर्म को हमको पढ़ना है। यहाँ पे बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है, बहुत सा डिटेल हमको केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो पढ़ना है हमें फिजिकल एस्पेक्ट्स को देखना है। ये नहीं कि केमिकली कैसे रिएक्शन करता है, और रिएक्शन वो केमिस्ट्री वाले देखेंगे, ठीक है। लेकिन जो जेई में या नीट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बेसिक आपका केमिकल पोर्शन वाला जो है ना, केमिस्ट्री के अंदर पूछा जाता है। फिजिक्स के अंदर फिजिकल एस्पेक्ट पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी को हम लोग पढ़ेंगे बेसिक से, उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो आइए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है और पढ़ना क्या है, वो है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कहा था कि इलेक्ट्रिक करंट का कई इफेक्ट है, जिस इफेक्ट के अंदर हमने पढ़ा है वो है, हमने जो पढ़ा है वो है क्या, वो हमने पढ़ा है वो हीटिंग इफेक्ट पढ़ा है। अभी ये केमिकल इफेक्ट है, और इसके बाद जो पढ़ना हमें है वो है क्या, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट, जो अलग चैप्टर में है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि हम जो पढ़ेंगे उसमें हमारा सिलेबस क्या है। बिना सिलेबस के, विदाउट एनी डायरेक्शन के अगर हम लोग चलना स्टार्ट करें तो हम लगेगा कि हम फिजिक्स में भी चल रहे हैं और केमिस्ट्री में भी चल रहे हैं। इनफैक्ट हमको क्या है, फिजिक्स में चलना है। तो फिजिक्स में चलने के लिए हमें फिजिक्स का जो सिलेबस दिया हुआ है नीट और बोर्ड के बेसिस पर हम उसको देखते हैं। पहला क्या है, इसमें 3 एस्पेक्ट को हमको थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है। वो हमको एक पढ़ना है, देखिए, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, ये पढ़ना है। उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है टर्मिनल वोल्टेज। फिर पढ़ना है इन दोनों के बीच में रिलेशन, ठीक है। उसके बाद हो गया क्या, उसका पढ़ना है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये पहले पोर्शन में पढ़ेंगे। दूसरे पोर्शन में जो है आपका जो सिलेबस है वो क्या है कि डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड वोल्टेज। याद रखिएगा, वोल्टेज का मतलब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, और जो लिया जाता है वो टर्मिनल वोल्टेज लिया जाता है, ठीक है। और तीसरा जो पोर्शन पढ़ना है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पढ़ा है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पढ़ा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, अब पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्या पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ा है हमने, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर पढ़ा है, और लास्ट जो टॉपिक पढ़े थे कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जिसमें पावर का फार्मूला डिराइव किए थे। अब जो पढ़ने वाले हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ना है, सेल के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ना है। याद रखिएगा कि बेसिक सा थोड़ा सा ये है, केमिस्ट्री का फिजिक्स से यहाँ पर बहुत तगड़ा सा रिलेशन है कि पढ़ तो रहे फिजिकल एस्पेक्ट, लेकिन इसमें हमारा केमिस्ट्री का कुछ टर्मिनोलॉजी भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो देख लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमको जो इसके अंदर पढ़ना है बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले ईएमएफ को पढ़ लेंगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड वोल्टेज को पढ़ लेंगे, फिर बाद में दोनों को ऐड कर लेंगे। याद रखिए, तीनों केस में होगा, पैरेलल होगा, सीरीज होगा और कंबाइंड होगा, मतलब दोनों को मिला करके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पढ़ने वाले हम लोग हैं वो देखिएगा इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। तो सबसे पहले हम तो सेल के बारे में पढ़े हैं लोअर क्लास में क्या पढ़े कि सेल एक डिवाइस है। और याद रखिएगा कि वो सेल नहीं बायोलॉजी वाला, रॉबर्ट हुक वाला, वो सेल नहीं है, ये फिजिक्स वाला सेल है, ठीक है। ये सेल का मतलब क्या कि एक ऐसी डिवाइस है तो ये बात कर रहे थे क्या सेल के बारे में, कि सेल क्या है, सेल एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। वैसे ही जैसे क्या कि बैंक क्या है,
एक ऐसा प्लेस है, हाँ एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर अपने हाँ पैसे को स्टोर करते हैं। वो बैंक पैसा को क्या करता है, वो बढ़ाता नहीं, प्रोड्यूस नहीं करता, वो क्या करता है, स्टोर करता है। वैसे जैसे अपने छत के ऊपर में जो टैंक लगाए हुए हैं वाटर टैंक, वो क्या करता है, वाटर को स्टोर करता है। उसी तरह से सेल क्या करता है, एक एनर्जी को स्टोर करता है। ये एनर्जी को स्टोर करता है, वो कई फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, सपोज हम ये करते हैं कि सेल के बारे में जो पढ़ा है कि सेल क्या है, एक सोर्स है जो क्या करता है, किसी सर्किट को हाँ एनर्जी प्रोवाइड करता है। कैसा एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। तो याद रखिएगा कि कई फॉर्म में हो सकता है कि जैसे सपोज हम कर लेते हैं क्या कि केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी अगर हम ऐसे लिखें तो ज्यादा अच्छा है। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्योंकि हमारे यहाँ जितना कुछ है, जितना अप्लायंस है, हाँ सारा का सारा किसी न किसी सोर्स से, क्योंकि हम एसी सोर्स यूज करते हैं, इसी वजह से हम एसी से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो एसी के बारे में ज्यादा जानते हैं। लेकिन क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो डीसी करंट को पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा कि केमिकल एनर्जी को किस में कर रहा है, इलेक्ट्रिकल में, या वाइस वर्सा, एक दूसरे का उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिएगा अगर सपोज करो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कर रहा है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कर रहा है, तो ऐसा सेल जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाएगा। मींस के सपोज जैसे कि हम गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करेंगे, गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करेंगे, तो याद रखिए कि ये सेल के हमने सेल के डेफिनेशन में कहा कि डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स एनर्जी, व्हिच कन्वर्ट्स नॉट कन्वर्ट, व्हिच स्टोर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ केमिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल। हमने क्या किया कि उसको केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया, किसमें, गैल्वेनिक सेल में। और सपोज कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर केमिकल में कन्वर्ट करना होगा तो याद रखिएगा ये केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाया जाएगा आपको क्या, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। चलिए हम कहाँ सेल में आ गए, हमको तो अभी केमिकल इफेक्ट को देखना था। ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी हम देख रहे हैं फिर से, इतना सा बताना था। फिर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जो है ना, सेल को कई पार्ट में बांटा गया है, उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहले हम ये जाने कि बेसिक जो हमारा जो इंट्रोडक्शन क्लास है केमिकल इफेक्ट का, कि ये केमिकल इफेक्ट किसमें प्रोड्यूस होगा, केमिकल इफेक्ट किसमें प्रोड्यूस होगा। हमारे पास देखिए सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, तीनों स्टेट में हमारे पास क्या, हाँ तीनों स्टेट हमारे पास है। तो जब हम किसी सॉलिड के बारे में बात करते हैं, जब किसी हम सॉलिड पर करंट को पास करते हैं, तो करंट को पास करने से सॉलिड में उस पर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा या उस पर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, उस पर कोई केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा जब किसी सॉलिड में हम करंट को पास करते हैं। लेकिन जब हम लिक्विड में किसी लिक्विड में करंट को पास करते हैं तो देखते हैं क्या कि लिक्विड करंट को पास करने देता है और साथ साथ कुछ ना कुछ फेनोमेना होता है। उसको छोड़िए, क्या जैसा लिक्विड के अंदर जो इलेक्ट्रोलिसिस होने की प्रॉपर्टी है, टूटने की प्रॉपर्टी है, तो क्या वैसा क्या सॉलिड में भी होगा, नहीं। तो केमिकल इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में प्रोड्यूस करेगा या किसी मटेरियल के मोल्टन फॉर्म में प्रोड्यूस होगा, ना कि किसी सॉलिड में। ठीक है, तो जिस तरह से करंट को पास करते हैं सॉलिड में तो उसमें हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, लेकिन केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। सेम उसी तरह से जब उसी लिक्विड में हम करंट को पास करते हैं तो लिक्विड में करंट को पास करने से उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ना कि उसमें हीटिंग होगा, ना कि उसमें मैग्नेटिक होगा। बात आई समझ में। तो इसी तरह से हमने क्या किया, हम जो बात पढ़ने वाले हैं क्या है कि देखिए लिक्विड तीन तरह का होगा। लिक्विड क्या होगा, तीन तरह का होगा। एक जैसे देखिए जिसको हम लोग कहते हैं क्या, इंसुलेटर, क्या कहेंगे, इंसुलेटर। दूसरा क्या होता है, दूसरा कंडक्टर। तीसरा क्या होगा, इंसुलेटर, कंडक्टर, और तीसरा क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट। देखिए तीन फॉर्म में ये हमारा लिक्विड क्या करेगा, मिलेगा। पहला क्या है, सॉलिड है। पहला क्या है, मतलब क्या होगा, पहला आपका इंसुलेटर होगा, दूसरा क्या होगा, कंडक्टर होगा, तीसरा इलेक्ट्रोलाइट होगा। देखिए आमतौर पे जो लिक्विड होता है, आमतौर पर
जैसे पानी हमने जमीन से अंदर निकाला, जमीन के अंदर से पानी निकाला, ट्यूबवेल के सहारे, ट्यूबवेल चलाया, पानी निकला, या कहीं पर अपने टेप लगा करके निकाले पानी, मोटर लगा करके, तो वो पानी क्या होगा, वो पानी इंसुलेटर नहीं होगा, वो पानी क्या होगा, कंडक्टर होगा। तो पानी कंडक्टर है और इंसुलेटर भी है। फर्क क्या है, जो जमीन के अंदर से पानी निकाल रहे हैं उसमें मिनरल्स वगैरह होंगे, आयरन ओर्स होंगे, हाँ मिनरल्स होंगे उसमें, तो वो मिनरल्स क्या क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। सो प्योर वाटर जो होगा वो इंसुलेटर होगा और इम्प्योर वाटर क्या होगा, कंडक्टर होगा। ठीक है, तो देखिए इंसुलेटर में हमने कहा क्या कि प्योर वाटर क्या होगा, इंसुलेटर होगा। प्योर वाटर जिसमें कुछ नहीं है, जैसे डिस्टिल्ड वाटर हो गया, वो इंसुलेटर हो गया। कंडक्टर में क्या है, कंडक्टर में कौन होगा, जैसे एसिड है, अल्कोहल है, स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिड है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। सपोज करो कि हम क्या कर लिए, इसमें H2SO4 ले लिए, ये क्या है, ये भी तो लिक्विड है ना, ये भी लिक्विड है, लेकिन ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। अगर हम मोल्टेन फॉर्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, मोल्टेन फॉर्म के बारे में बात करेंगे, जैसे हमारे पास मरकरी है, ये क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये क्या करता है, कंडक्टर है। लेकिन जो प्योर वाटर होगा, डिस्टिल्ड वाटर होगा, प्योर वाटर होगा, ये क्या कहलाएगा, ये आपका इंसुलेटर कहलाएगा। लेकिन लिक्विड क्या करता है, जैसे मरकरी है, लिक्विड है, वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट वर्ड जो है ना, वो इलेक्ट्रोलिसिस से लिया गया। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि ऐसा केमिकल जिस पर हम जब करंट को पास करें तो उसके आयंस में वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। ठीक है, जैसे सपोज हम ये करते हैं कि NaCl एक ऐसा क्या ले रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन ले रहे हैं NaCl का एक सॉल्यूशन है, जिस पर जैसे करंट को पास करेंगे तो क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस आ जाएगा। इसका मतलब Na पे पॉजिटिव चार्ज मींस कि इट हैज एन एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड इट इज एन एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी रखता है और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, तो सेम उसी तरह से इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर होगा कि ऐसा केमिकल कंपाउंड जिस पर जब हम करंट को पास करते हैं तो क्या होगा, वो स्प्लिट डाउन हो जाए, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, दो आयंस में क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जैसे सपोज करो H2SO4 है, तो जैसे इस पर करंट को पास करेंगे तो H प्लस SO4 माइनस हो जाएगा, उसी तरह से CuSO4, उसी तरह से ZnSO4, उसी तरह से NaCl, उसी तरह से Fe2O3, हाँ इस तरह से क्या होगा, ये ब्रेक डाउन होने की जो एबिलिटी है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, ऐसे लिक्विड को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। आई बात समझ बच्चों, हमने जो पढ़ा अभी वो पढ़ा क्या कि लिक्विड के बारे में बात कर रहे थे कि व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू केमिकल कंपाउंड इज स्प्लिट डाउन इनटू टू डिफरेंट चार्जेस और आयंस। इसमें हमने क्या पढ़ा, एक कटायन पढ़ा है, एक अनायन पढ़ा है। कटायन और अनायन केमिस्ट्री के अंदर पढ़े होंगे क्लास 9 में। कटायन का मतलब होगा जिसको पॉजिटिव चार्ज होगा, it has an ability to lose electron, it has an ability to gain electron। ये क्या है, आयंस है, दो आयंस कटायन और एनायन है, वो दो अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो याद रखिए हमारे पास लिक्विड के बारे में पढ़े कि लिक्विड जो है वो इस पर लिक्विड पर क्या होता है, केमिकल अपना अपना इफेक्ट छोड़ता है। जैसे हमने क्या किया कि एक लोहे को बाहर में छोड़ दिया, मतलब का एयर में, जहां पर हाँ मॉइस्चर भी है, वाटर भी है, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी है, पूरी नमी है, सब कुछ है। कुछ दिन बाद उसको देखते हैं कि वो लोहा का टुकड़ा वैसा नहीं रहता है पहले जैसा, वो अपने फॉर्म को हल्का हल्का चेंज कर रहा है, मतलब कि अपने स्टेट को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, अपने वो जो उसका जिस स्टेट में उसको रखा गया था उस स्टेट को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे केस में क्या होगा कि हम उस पर इफेक्ट देख रहे हैं, ऐसा इफेक्ट देख रहे हैं जो प्रोड्यूस हो रहा है, उस इफेक्ट को वो इफेक्ट उसी तरह से सेम क्या होगा, यहां पर इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, केमिकल इफेक्ट देख रहे हैं। तो केमिकल क्या करता है, केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उस सब्सटेंस के अंदर में, उस सब्सटेंस के अंदर में जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, हाँ वो इलेक्ट्रोलिसिस, हम इलेक्ट्रोलाइट है। इसी पर हम क्या करते हैं, डिटेल पढ़ते हैं। केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाया जाता है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके अंदर हमको बहुत सी टर्मिनोलॉजी को पढ़ना है, यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पर फिजिकल एस्पेक्ट्स को देखेंगे। क्या पढ़ना है यहाँ पर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल एंड वोल्टेज। थोड़ा सा बेसिक आपको पढ़ाएंगे, थोड़ा सा बेसिक हम ले जाएंगे कि सेल के प्रकार के बारे में बात करेंगे,
सेल कितने तरह का, इसके बारे में बात करेंगे। सेल में हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, उससे पहले हम बात कर लेंगे थोड़ा सा ईएमएफ के बारे में। बस इतना ही आज इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा पढ़ करके भी सेकंड वीडियो जब आएगा हमारा तो उसमें ज्यादा डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, इन दोनों के बारे में बात करेंगे, कॉम्बिनेशन के बारे में बात करके इसको फिनिश कर देंगे। लेकिन अभी हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेल कर लेते हैं। थोड़ा सा हमें क्या करना, बेसिक भी जानना जरूरी है, क्योंकि फिर हम अगर बेसिक नहीं जानेंगे तो हमारा वो सब डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, बेहतर है। देखिए बच्चों, हमने जो बात करना स्टार्ट किया है वो किसके बारे में, सेल के बारे में। तो सेल के बारे में मुझे बात कर रहे थे कि सेल के कई टाइप्स हैं, उसमें से हम देखेंगे क्या क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा, फोटो सेल होगा, सोलर सेल होगा और थर्मोकपल सेल होगा। क्योंकि सेल जो है एनर्जी को स्टोर करता है, ये प्रोड्यूस नहीं करता है। ये सेल के बारे में बात किए थे कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करता है। जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में करता है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल कहते हैं। एग्जांपल हमने लिखा था गैल्वानिक सेल। उसका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बताया जाता है कि 1833 ईस्वी में 1833 में माइकल फैराडे, नाम तो सुना होगा, नाम सुना होगा माइकल फैराडे, माइकल फैराडे, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट था जिसने पूरे साइंटिस्ट के लिस्ट में सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया है, वो है माइकल फैराडे। उसने 1833 ईस्वी में एक जो है वो क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस किया। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, लिसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, लिसिस का मतलब होता है टूटना, स्प्लिट डाउन, टूटना, ब्रेक डाउन, राइट ना। सबसे अच्छा आम भाषा में बोलेंगे तो ब्रेक डाउन, टूटना। तो टूटेगा तो हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस, राइट ना। उसी तरह से इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रॉन का टूटना, इलेक्ट्रिकली क्या होता है, ब्रेक डाउन होना। किसी के कंपाउंड का क्या होता है, इलेक्ट्रिकली ब्रेक डाउन होना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, राइट। उसके बाद देखिए, क्योंकि सेल क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, ये प्रोड्यूस नहीं करता है। क्योंकि हम देख लेते हैं क्या कि जब कोई एक अप्लायंस है, इस अप्लायंस को जब ऑपरेट कराया जाएगा तो उसको क्या करते हैं हम लोग, किसी न किसी सोर्स से हम लोग उसको जोड़ते हैं। जैसे सोर्स से जोड़ेंगे वैसे क्या होगा, ये अप्लायंस है, ये आपका अप्लायंस है और ये क्या है, हमारा सोर्स है, सोर्स हमारा है और ये क्या है, ये हमारा सर्किट है। जब तक के सर्किट पूरा नहीं होता है, ये अप्लायंस ऑपरेट नहीं होगा, तो चलने के लिए क्या चाहिए, पाथ चाहिए। तो पाथ क्या है, सर्किट है। कहां से आ रहा है, तो उसका सोर्स है। सोर्स में हम लोग क्या करते हैं, सेल को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। कहीं पर सेल जोड़ते हैं, कहीं पर डायनेमो जोड़ते हैं, कहीं पर अपना दूसरा कोई सोर्स यूज करते हैं। तो लेकिन अप्लायंस को ऑपरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सोर्स क्या करता है, एनर्जी क्या करता है, वो मेंटेन रखता है, एनर्जी स्टोर रखता है। उसी तरह से सेल क्या करता है, एनर्जी को स्टोर रखता है, जो केमिकली हमको क्या करते हैं, हम उसको स्टोर करते हैं। हमने लास्ट वीडियो पढ़ाया था कि वर्क डन ऑन द सोर्स, वर्क डन बाय द सोर्स। यहाँ पर वर्क डन बाय द सोर्स हो रहा है, सोर्स क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है इस अप्लायंस को चलने के लिए, इस अप्लायंस को ऑपरेट होने के लिए। तो देखिएगा कि ये जो केमिकल कंपाउंड है, ये स्प्लिट डाउन होता है इंटरनली, अंदर में उसके क्या अंदर में हो रहा है, स्प्लिट डाउन हो रहा है। तो कितना हो रहा है वो डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसके इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितनी है। तो इनफैक्ट हम जो मार्केट से अपने लाते हैं, सेल जो लाते हैं, जो रिमोट में आपके सेल लगता है, वो कौन सा सेल है, वो तो सेल है, वो सोर्स है, लेकिन है कौन सा सोर्स। तो इलेक्ट्रोकेमिकल जो है ना, जो सेल है उसको दो हिस्से में बांटा गया है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को क्या करते हैं, दो हिस्से में बांटते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये दो हिस्से में बांटा जाता है, एक को कहते हैं प्राइमरी सेल और दूसरा होगा सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल, दूसरा होगा सेकेंडरी सेल। इसमें बहुत से सेल्स हैं, जैसे हमने पढ़ा है क्या, हम सेल के बारे में बात किए तो उसमें पढ़े क्या, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल में हमारा क्या हो गया,
वोल्टाइक सेल होगा, डेनियल सेल होगा, लेग्रांजे सेल होगा, ड्राई सेल होगा। ये किसके अंदर आएगा? प्राइमरी सेल के अंदर आएगा होगा। और प्राइमरी सेल जो होता है बच्चों क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल मतलब क्या कि अगर एक बार चार्ज हो गया, डिस्चार्ज हो गया, बैटरी सेल डिस्चार्ज हो गया तो उसको फेंक दीजिए, वो आपका क्या होगा? फिर से चार्ज नहीं होगा। लेकिन सेकेंडरी सेल क्या होगा? वो क्या होगा? इसको कहते हैं इरिवर्सिबल। ये होगा क्या? इसका जस्ट उल्टा होगा रिवर्सिबल। रिवर्सिबल इसको हम क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। इसी वजह से इसको कहा जाता है स्टोरेज सेल। इसका दूसरा नाम क्या है? स्टोरेज सेल, जिसको कहते हैं हम लोग एडिशन सेल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा? एडिशन सेल होगा। जैसे इसमें एक होगा लीड एक्यूमुलेटर होता है, एल्युमिनियम एक्यूमुलेटर होता है। ये सभी किसके अंदर आता है? ये सभी सेकेंडरी सेल के अंदर आता है, जिसको हम क्या करते हैं? जिसको हम दोबारा से चार्ज करके हम उसको चला सकते हैं। जैसे हमारे घर पे इन्वर्टर की बैटरी है, कार की बैटरी है, बाइक की बैटरी है, ये सब क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। फ्रिक्शन से जब कार चलती है, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? वो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उसको चार्ज करता है। और फिर क्या होगा? वो यूज करते हैं हम लोग क्या? उसके हेडलाइट को जलाने में, साइड इंडिकेटर को जलाने में हम लोग उसको यूज करते हैं। 1800 ईस्वी में, ठीक है, सबसे पहला सेल 1800 ईस्वी में अलेक्जेंडर वोल्टा ने किया था। उसके बारे में हम बात करेंगे। प्राइमरी सेल जो है वो कई सेल इसमें बांट दिया गया। हमने क्या कहा? इसमें गैल्वेनिक होगा, वोल्टाइक सेल होगा, उसका डेनियल सेल होगा और ड्राई सेल होगा। इसमें क्या होगा? लीड एक्यूमुलेटर होगा, एल्युमिनियम एक्यूमुलेटर होगा, ठीक है। इनफैक्ट क्या हुआ? 1800 ईस्वी में सबसे पहला सेल जो आया था वो क्या था? वो वोल्टाइक सेल था। वोल्टाइक सेल जो आया था वो अलेक्जेंडर वोल्टा ने क्या किया था? उसको एक्सपेरिमेंटली क्या उसको एक्सपेरिमेंट करके एक सेल का आविष्कार किया और सेल को क्या किया? नाम दे दिया, क्योंकि नाम पर ही चलता है। और जिसने किया उसके नाम के ऑनर में, अपने नाम पर ही वो क्या कर दिया? सेल का नाम रख दिया। जैसे डेनियल सेल हो गया, ये भी डेनियल की वजह से हुआ। अलेक्जेंडर वोल्टा जो थे उन्होंने क्या उन्होंने अपने नाम के आगे क्या वोल्टाइक सेल लिख दिया, ठीक है। तो ड्राई सेल है। ये सभी सेल किसके अंदर आएगा? प्राइमरी सेल के अंदर आएगा। सेकेंडरी सेल में ऐसा सेल जिसको हम रिवर्सिबल होगा, जो एक बार डिस्चार्ज हो जाएगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम चार्ज कर सकते हैं। तो माइकल फैराडे ने जो किया, सबसे अच्छा काम जो किया माइकल फैराडे ने, वो इलेक्ट्रोलिसिस पर क्या किया? स्टडी किया। उसी इलेक्ट्रोलिसिस पर स्टडी करने के बाद हमको हमारे पास जो है वो चार्जेबल जो है वो बैटरी आ गया, जिसको हम चार्ज कर सकते हैं, जो रिवर्सिबल है, तो उसको हम चार्ज कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रोलिसिस के बेसिस पर है। इलेक्ट्रोलिसिस के बेसिस पर आइए हम इसके आगे हम लिखते हैं। देखिए बच्चों, हम जो इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज करने वाले हैं, यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी यूज होगा उस टर्मिनोलॉजी के अंदर में हमारा इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि एक क्या है? प्रोसेस है। एक प्रोसेस है या एक इंसिडेंट है। क्या है ऐसा इंसिडेंट? इंसिडेंट है टूटना, ब्रेक होने की का इंसिडेंट है। टूटने का जो इंसिडेंट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। 1833 में सबसे पहले माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में जानकारी दी थी। एक्सपेरिमेंटली उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है और कैसे टूटता है, किस पर प्लस चार्ज आएगा, किस पर माइनस चार्ज आएगा, वो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो ये प्रोसेस क्या है? टूटने की जो घटना है ना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर ये यूज होता है जब एक ऐसा बर्तन ले लिए, एक ऐसा वेसल ले लिए, इस वेसल के अंदर जो दो रोड को लगाए हैं, ये इलेक्ट्रोड कहलाता है। और इस एक इलेक्ट्रोड में एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। तो यहाँ पर अगर सपोज करो कि हम यहाँ पर सोर्स की जगह ना करके हम यहाँ पर अगर बैटरी यूज करें तो ज्यादा समझ आएगा कि बैटरी के प्लस टर्मिनल से जो जुड़ा होगा वो होगा एनोड, और माइनस टर्मिनल से जुड़ा होगा क्या होगा? कैथोड। हम देखते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर क्या होगा? थोड़ा सा चेंजिंग होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर, ये इलेक्ट्रोड और कैथोड और एनोड के बारे में, उस पर थोड़ा सा डीप स्टडी की जरूरत है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है? पार्शियली जिस केमिकल के अंदर इसको ड्रॉप किया, इमर्स किया गया है, उसको कहते हैं लोग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और जिस बर्तन में क्या गया उसको कहा जाता है वोल्टामीटर। हम लोग याद है यार पढ़े वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर अलग है, वोल्टामीटर अलग चीज है। तो ये बर्तन है ना, वेसल है, जिसके अंदर उसको लगाया गया है, रखा गया है, उसको कहा जाता है वोल्टामीटर। ये अलग अलग मटेरियल का यूज होता है। और इनफैक्ट क्या होता है? ये इंसुलेटर यूज करते हैं, लीड का यूज करते हैं, गिलास का यूज करते हैं, ठीक है। गिलास का यूज करते हैं, इंसुलेटर यूज करते हैं, गिलास का यूज करते हैं। उसका ऐसे एलिमेंट का यूज करेंगे, ऐसे मटेरियल का यूज करेंगे जो रिएक्शन को में कोई
वो इंटरफेयर ना करे, जो इंटरनली रिएक्शन हो रहा है उस पर वो कोई इंटरफेयर ना करे। वैसे ही जैसे कि हमारे डेली लाइफ में, अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं कि कुछ केमिकल जो खाया जाता है, जैसे हम लोग विनेगर खाते हैं, विनेगर यूज करते हैं, तो विनेगर को मेटेलिक बॉल में नहीं रखा जाता है, उसको क्या नॉन मेटेलिक में रखिए, तब जाकर के आपको उसका रिएक्शन होगा। अदरवाइज वो रिएक्शन होने के पहले वो खुद ही बॉल से रिएक्शन कर लेगा, स्टील से रिएक्शन कर लेगा या एल्यूमिनियम से रिएक्शन कर लेगा और कुछ और प्रोड्यूस कर देगा, इसके जो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए क्या करते हैं लोग यहाँ पर जो वेसल यूज करते हैं, जो वोल्टामीटर यूज करते हैं, वो अलग अलग इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज करते हैं। हाँ, जो मतलब नॉन रिएक्टिव मटेरियल का यूज करते हैं, जैसे कहेंगे गिलास का यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा फूट जाएगा, ज्यादा क्रैक कर जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट समझ में आया, इलेक्ट्रोड समझ में आएगा। ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड दो छड़ है जिसको इन्वर्सली क्या होता है, इमर्स किया जाता है पार्शियली किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में। एनोड एक जो है इलेक्ट्रोड का, एक का नाम है एनोड, एक का नाम क्या है कैथोड। आप एनोड कैथोड पढ़े होंगे। एनोड और कैथोड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आयंस के बारे में। आयन क्या है? आयन कैथोड और एनोड दो अलग अलग वो है, क्या रॉड है, उसका अलग अलग नाम है, कैथोड और एनोड, ठीक है। और आयंस के बारे में बात किए थे। आयंस क्या है? एक किसी एटम के अंदर जितने सारे पहले से उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन कोई इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाता है तो अब ये एटम क्या हो जाएगा? आयनाइज हो जाएगा, ये आयन बन जाएगा। निकल रहा है तो पॉजिटिव बनेगा, निकल रहा है तो क्या होगा? पॉजिटिव बनेगा। मतलब क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो नंबर ऑफ निगेटिव आयंस बढ़ेगा, तो क्या होगा? वो अनायन हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन वहां से जा रहा है तो पॉजिटिव की संख्या बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कैटायन। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, और ये मतलब माइनस चार्ज, अनायन मतलब माइनस चार्ज। किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया दूसरे में तो प्रोटॉन थोड़ी जाएगा, प्रोटॉन के बीच में भारी है, न्यूट्रॉन के साथ है मिला हुआ, ये दोनों बैठा हुआ कहाँ? न्यूक्लियस में। बाहर काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। वैसे जैसे आप अपने घर पर रहते हैं, बच्चों को भेज देते हैं मार्केट जाओ काम करके आओ, और कोई ऑफिस वाला काम होता है तो आपको खुद से जाना पड़ता है। तो उसी तरह से क्या होगा, यहाँ पर आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर है, काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जाएगा या आएगा? कौन जंप करेगा? इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। अगर जा रहा है तो पॉजिटिव का संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी इसमें, तब क्या हो जाएगा? ये धनावेशित हो जाएगा, मतलब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, जिसको लोग क्या कहते हैं? कैटायन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है इसके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो क्या हो रहा है कि इसके पास अनायन बढ़ गया, मतलब कि इसको क्या कहेंगे? इस पर चार्जेस क्या हो गए? नेगेटिव चार्ज क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। तो याद रखिएगा कि चार्ज बढ़ना और मास बढ़ना फर्क है। न्यूट्रॉन के पास सिर्फ मास है, चार्ज नहीं है। ये ऐसा आदमी है जो घर पे गार्जियन पे बोझ बना हुआ है, ना कमा रहा है ना कुछ कर रहा है, सिर्फ खा रहा है। वही हाल यहाँ पर है, अपने घर में है ना, होता समाज में। एक ऐसा बंदा है जो सिर्फ खा रहा है, कमाई नहीं रहा है, गार्जियन पे बोझ है, उसका सिर्फ मास बढ़ा रहा है, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर में क्या रहा है? इंक्रीज कर रहा है, बट कोई काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर उसी तरह से न्यूट्रॉन क्या कर रहा है? ये सिर्फ इसके वेट को, मास को बढ़ा रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके पास चार्ज है ही नहीं। काम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन करेगा या प्रोटॉन करेगा? तो प्रोटॉन तो पहले इतना भारी के अंदर बैठा हुआ है, कौन काम करेगा? इलेक्ट्रॉन काम करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? या तो जंप करेगा या तो उसमें आएगा। तो जंप करने से या आने से, बढ़ने से, घटने से एटम जो है आयन में कन्वर्ट हो जाता है। को आप केमिस्ट्री के क्लास में पढ़े होंगे सही से। उसका मैंने बताया था वोल्टामीटर इज नथिंग बट इट इज अ वेसल यूज्ड टू कीप इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज इलेक्ट्रोड इनसाइड इमर्ज इनसाइड इट। जब इलेक्ट्रोड को उसके अंदर इमर्ज करते हैं तो ये जो वेसल है ना, ये वेसल क्या कहलाता है? वोल्टामीटर है। ये कई तरह का होगा वोल्टामीटर, हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, ये केमिस्ट्री का पार्ट है। केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ेंगे इसको ज्यादा अच्छे से तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ फिजिकल पार्ट को, ये क्या होता है टर्मिनोलॉजी के बारे में सिर्फ हम जानकारी आपको दिया, बेसिक है, क्योंकि और उसके बाद एक चीज और इसमें हमको जो पढ़ना फिजिक्स के बेसिस पर वो है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नथिंग बट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक फोर्स नहीं है, ये मिसनोमर है, ये फोर्स नहीं है। जैसे किसी भिखारी का नाम राजा रखा हुआ है, तो क्या वो राजा है? नहीं, वो कोई भिखारी है। वो उसका नाम राजा रख दिया गया,
उसी तरह से सेम क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक ऐसा फोर्स है, फोर्स नहीं है, ये एक ऐसी एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को मोटिव करने में, इलेक्ट्रॉन को मूव करने में मदद करता है। जैसे सपोज ये करते हैं कि जैसे ही इसके अंदर केमिकल हमने डाला और इसको हम बैटरी से चार्ज किए, जैसे चार्ज में लगाए, वैसे देखे क्या, इस पर आ गया अनायन, इस पर आ गया और कटायन इस पर चला आया। ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज वाला प्लस इधर आ जाएगा, माइनस इधर चला आएगा। तो सपोज करिए कि हम अब अगर सपोज करते हैं कि यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, हम अप्लायंस को यूज करते हैं, तो ये देखिए कि सपोज ये करते हैं प्लस चार्ज है ऐसा, तो ये प्लस चार्ज होगा, तो ये करंट ऐसे हाई टर्मिनल, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाता है, चार्ज का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, चार्ज किधर जाएगा, करंट का फ्लो इधर होगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, इधर होगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो ये वाला जो टर्मिनल है ये क्या होना चाहिए, इसमें माइनस चार्ज होना चाहिए, और इस पर माइनस आ रहा है, कितनी खराब बात है, माइनस पहले से है और माइनस इस पर आ रहा है। तो याद रखिएगा एनर्जी यूज्ड टू मेंटेन चार्जेस फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। कितनी एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं, उसी एनर्जी का नाम क्या है, ईएमएफ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ईएमएफ के बारे में, और ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। याद रखिएगा कि ईएमएफ क्या है, हमने मार्केट से बैटरी खरीद के लाई है, उस बैटरी का जो भी लिखा है उस पर 9 वोल्ट, 14 वोल्ट, 16 वोल्ट, 20 वोल्ट जितना लिखा हुआ है, उस वोल्ट का ओपन कंडीशन में जो भी वोल्टेज लिखा हुआ है वो उसका ईएमएफ है। अब जैसे उसको सर्किट से जोड़ेंगे तो अब वो ईएमएफ नहीं रहेगा, वो टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या ईएमएफ क्या है, उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, उसके रिलेशन क्या है, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए फैंटास्टिक डे।